ओके, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें किसी ग्रुप का एलिमिनेशन हो, दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो एलिमिनेशन है ये बहुत टाइप की हो सकती है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, राइट। लेकिन जो हमें मेनली फोकस करना है वो हमें करना है बीटा एलिमिनेशन पे। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन क्या होती है? बीटा एलिमिनेशन में देखो, सबसे पहले लीविंग ग्रुप में क्या होता है? लीविंग ग्रुप में एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ग्रुप का रिमूवल होता है। जो ग्रुप सबसे पहले लीव करके जाता है उस ग्रुप को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप, और जो लीविंग ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस वाले में ये वाला आपका लीविंग ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें जो लीविंग ग्रुप है वो तो जा ही रहा है और अपने साथ बीटा कार्बन के भी एक ग्रुप को लेकर जा रहा है, इसीलिए इस एलिमिनेशन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। जो ओवरऑल एलिमिनेशन हुई है वो कहाँ से हुई है? अल्फा पोजीशन से और बीटा पोजीशन से, इसलिए इस रिएक्शन को हमने कहा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये तो मैंने अभी जनरली बताया, और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये जनरली ये 3 तरीके की कोई भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो रिएक्शन है इसने कौन सी मैकेनिज्म फॉलो की होगी, पर अभी जनरली देख लेते हैं कि कौन कौन सी मैकेनिज्म एलिमिनेशन की होती है जो ये फॉलो कर सकता है। तो ये जो मैकेनिज्म है E1 एलिमिनेशन हो सकता है, E2 एलिमिनेशन हो सकता है, E1 C भी हो सकता है। E1 एलिमिनेशन यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, E2 यानी एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर, E1 C भी यानी जी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। नाउ व्हाट इज़, अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ E1 एलिमिनेशन? E1 एलिमिनेशन, ठीक है, E1 एलिमिनेशन क्या होता है ये याद रखो। E1 1 आ रहा है ना, तो याद करने की ट्रिक ये रखो कि 1 मतलब ये जो इस एलिमिनेशन में एक बार में एक ही ग्रुप निकलेगा। तो सबसे पहले एक स्टेप, जो पहला स्टेप है उसमें लीविंग ग्रुप निकलता है, और फिर दूसरे स्टेप में बीटा पोजीशन से प्रोटॉन निकलता है। ठीक है, यानी एक बार में एक ग्रुप निकल रहा है। तो इसलिए इस एलिमिनेशन को हमने याद करने की ट्रिक है कि इससे फिर E1 एलिमिनेशन में क्या होगा कि एक स्टेप में एक ही ग्रुप निकलेगा, और क्योंकि 2 ग्रुप को निकलना इसलिए इस एलिमिनेशन में 2 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप में जो लीविंग ग्रुप है दैट इज़ ये X का रिमूवल होगा, और ज़्यादातर जो लीविंग ग्रुप है एलिमिनेशन रिएक्शन में वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे हैलोजन हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे कि हैलोजन्स हो सकते हैं Cl, Br, F, या फिर OH हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब वो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को ले जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन वो लेकर जाएगा तो जिस कार्बन से निकलेगा उस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से स्टेप 1 में एक तो लीविंग ग्रुप निकल रहा है और इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, और इस इंटरमीडिएट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इस इंटरमीडिएट को कहेंगे कार्बोकैटायन। ठीक है, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो अब नेक्स्ट स्टेप में बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का निकलना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो बीटा कार्बन है उससे जो प्रोटॉन है वो निकलेगा, और प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाता है। तो इसीलिए जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ दी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ अब इसमें ये जो E1 एलिमिनेशन है इसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, जब भी कोई भी रिएक्शन हो वो कोई भी मैकेनिज्म हो वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा होता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो कि स्लो स्टेप होगा। और E1 एलिमिनेशन में से इन 2 स्टेप में से पहला स्टेप तो स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले स्टेप 1 पे डिपेंड करेगा। तो और जनरली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है कि कोई रिएक्शन की स्पीड क्या है होने की, फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब स्टेप 1 में रिएक्टेंट क्या है हमारा? स्टेप 1 में हमारा रिएक्टेंट है ये सबस्ट्रेट हमारा, ठीक है, जिससे हमने रिएक्शन स्टार्ट की है, सबस्ट्रेट। तो इसमें E1 एलिमिनेशन जो है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो K इंटू सबस्ट्रेट। ठीक है, यानी अगर आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन करा रहे हो तो K इंटू एल्काइल हैलाइड होगा। अगर आप अल्कोहल में एलिमिनेशन करवा रहे हो तो K इंटू अल्कोहल होगा। ठीक है, नाउ अब काइनेटिक्स कौन सी फॉलो कर रहा है? अब यहाँ पे जो आप जो
सबस्ट्रेट है उसकी पावर 1 है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे इवन एलिमिनेशन कहते हैं। 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर दोगे तो जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। इसके अलावा किसी और फैक्टर पे, मतलब आप उसको एलिमिनेट करने के लिए दूसरी क्या चीज़ डाल रहे हो उस पर नहीं डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ आप जो सबस्ट्रेट आपने लिया उसकी कंसंट्रेशन पे पूरी स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद कुछ जो इवन एलिमिनेशन में हैं वो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। और वो है कि एक तो देखो, जब भी कोई रिएक्शन हो और उसमें इंटरमीडिएट आपका बन रहा हो, उसमें आपका इंटरमीडिएट बन रहा हो कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन की एक टेंडेंसी है कि वो मोर स्टेबल बनना चाहता है। मोर स्टेबल मतलब अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और वो मोर स्टेबल बन सकता है तो मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो ठीक है, या टर्शरी बन सकता है तो वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये एक मिनट, यहाँ पे ये ब्यूट 1 ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये X यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ClBr, X मतलब कोई भी हेलो एलिमेंट है, तो ये कुछ भी आप X ClBr कुछ, तो ये जनरल रिएक्शन के लिए हमने X लिख दिया। अब यहाँ पे X है, X क्या है? लीविंग ग्रुप है, तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया। अब इससे जुड़ा नेक्स्ट कार्बन क्या है? बीटा कार्बन होगा, तो यहाँ यानी इसका एलिमिनेशन होगा और आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए ब्यूट 1 ठीक है। लेकिन ब्यूट 1 के ये तो बन ही रहा था जब हमने फाइनली देखा कि इसकी रिएक्शन हमने करवाई और किसी बेस से, और हमने फाइनली देखा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो ब्यूट 1 तो बनना ही चाहिए था क्योंकि बीटा एलिमिनेशन सिंपली होना चाहिए। लेकिन ब्यूट 1 बनने के साथ साथ और भी अदर प्रोडक्ट्स बन रहे थे जो कि जनरली देखने में नहीं लग रहा था कि बनने चाहिए। अब ये कैसे बने? ये बने क्योंकि अब इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैकेनिज्म। तो देखो, जब यहाँ पे X का लीविंग ग्रुप X निकला यहाँ से, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अल्फ़ा कार्बन पे, ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है? ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इसमें इस कार्बोकेटाइन ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट कार्बन है उससे हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को लेगा, और जब वो हाइड्रोजन को लेगा तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन ले रहा है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और खुद मतलब उसका चार्ज हट गया। तो जो पहले प्राइमरी कार्बोकेटाइन था उसने साइड वाले से प्रोटॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मोर स्टेबल अब ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पे इसे कहते हैं रीअरेंज हो जाना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाना, कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था उसने अपने आप को रीअरेंज करके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या ये सब में हो सकता है? नहीं, ये तो जब हाँ, मतलब ये डिपेंड करे क्या ये जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये सब में हो सकता है, जिसमें भी पॉसिबिलिटी है एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने की, उन सब में ये प्रोसेस होगी ही होगी, ठीक है। जिसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो वो तो उसमें तो मोर स्टेबल नहीं बन सकता। अब ये पॉसिबिलिटी है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। तो जब भी ये जो हम शिफ्टिंग कराते हैं ना मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के लिए, ये हमेशा जो कार्बन है वो अपने नेक्स्ट कार्बन से ही, अपने जुड़ा हुआ जो बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन है उससे ही H को ले सकता है, ठीक है। तो अगर उससे बस नेक्स्ट वाले से H लेके स्टेबल बन जाता है तो बन जाएगा। अगर नेक्स्ट वाले के पास है ही नहीं प्रोटॉन देने के लिए जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसको, तो वो मोर स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो पड़ोसी है उसने उसे कुछ दिया ही नहीं, तो वो अपना जो तो फिर वो मोर स्टेबल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद। और इस शिफ्टिंग को कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों कहते हैं इसे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो कार्बोकेटाइन है वो अपने नेक्स्ट से ही प्रोटॉन ले सकता है। तो ये
जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने अगर कार्बन 1 कह दिया तो वो सिर्फ नेक्स्ट से ही ले सकता है, नेक्स्ट से ले सकता है तो कार्बन नंबर 2 से ही ले सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। हमेशा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट ही हो सकती है। अब ये कार्बन अगर ये सोचे कि नेक्स्ट से ले लूँ तो नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ मतलब थर्ड से ले लूँ तो नहीं ले सकता है, फोर्थ से भी नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ सेकंड बिल्कुल जो उससे नेक्स्ट है उससे ही ले सकता है। अगर उससे ले सकता है तो मोर स्टेबल हो जाएगा, नहीं ले सकता है तो मोर स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब जब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, अब क्या होगा, एलिमिनेशन होना है। तो एलिमिनेशन कहाँ से होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। अब इससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो ये भी एलिमिनेट हो सकता है और ये भी एलिमिनेट हो सकता है। अगर इस वाले का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, अगर इस वाले यहाँ से इसका एलिमिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटवानीन। और अगर इस वाले का एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और आपका ब्यूटोइन बनेगा। तो देखो पहले आपने यही जो इसको कंपेयर करो कि आपने यही जब रिएक्शन पहले कराई थी तो जब आपने डायरेक्ट एलिमिनेशन करा दिया था तो यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेशन करवा दिया था तो आपको सिर्फ ये रहा, डायरेक्ट एलिमिनेशन करवाया था तो आपने HX रिमूव कर दिया और आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा था ब्यूटवानीन। लेकिन जब आपने मैकेनिज्म देखा तो आपने कहा कि प्राइमरी बन रहा है, उसने अपने आप को रीअरेंज किया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया और जब वो सेकेंडरी बना तो जो सेकेंडरी है वो 2 प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है। तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट कौन से दे रहा है, दो अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है। कौन कौन से, ब्यूटोइन एंड ब्यूटवानीन। ये 2 अलग, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप डायरेक्टली बनाते तो सिर्फ ये बनता, लेकिन जब आपने मैकेनिज्म देखी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाया, फिर देखा वो तो रीअरेंज होकर अपने आप को मोर स्टेबल कर रहा है, तो फिर आप मोर स्टेबल करके ये कार्बोकेटाइन बनाया। अब ये जो कार्बोकेटाइन जो पहले प्राइमरी था वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन अब ये जब रीअरेंज होकर सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तो ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, और ये इसी को हम कहते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी, यानी कि अगर इसमें से ये और उसमें, चलो रेडियो सेलेक्टिविटी की बात में करेंगे जब हम सेल्स ऑफ एलिमिनेशन करेंगे। तो ये था आपका E1 एलिमिनेशन।